हेलो फ्रेंड्स, तो चैप्टर तब तक अधूरा है जब तक हम उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर लेते। ठीक है, चैप्टर तभी फिनिश होता है जब अपन उसके अच्छे से क्वेश्चन बना ले और हमसे मैक्सिमम क्वेश्चन है वो इजीली बन भी जाए। तभी हम लोग मानेंगे कि हाँ, हमने इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर बहुत कुछ सीखा है। आज आप लोग बात करने वाले हैं जो अपन ने करंटली ही जो चैप्टर फिनिश किया है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाला, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस की। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस है जो आज आप लोग डिस्कस करने वाले हैं उसी चैप्टर से रिलेटेड। ये मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो एसएससी से लिए गए हैं। मैक्सिमम जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, 10+2 हो गया, स्टेनो हो गया, तो उन्हीं जो एग्जाम्स होती है वहाँ पर एसएससी के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने पुट किए हैं। अगर आप लोगों ने अच्छे से मैक्सिमम या फिर सारी क्लासेस अच्छे से पढ़ा है, लाइन टू लाइन आप लोगों ने तैयारी की है, तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जिन स्टूडेंट ने अगर वो क्लासेस नहीं ली है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे उसके लिंक है, वहाँ पर जाके आप पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की कंप्लीट क्लासेस ले सकते हो, उसके बाद ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जितने भी क्वेश्चंस है वो एज ए पीडीएफ की फॉर्म में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आप लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जो क्वेश्चंस है उनको अपन लोग आज बनाते हैं और चेक करते हैं कि अपनी तैयारी कितनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की अगर आप लोग बात करते समय ना, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? यानी साइंस की ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर आप लोग हार्ट और उसकी डिजीज से रिलेटेड स्टडी करते हैं, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन दे रखा है कार्डियोलॉजी, सेकंड दे रखा है एंडोक्राइनोलॉजी, थर्ड ऑप्शन दे रखा है हीमेटोलॉजी एंड फोर्थ ऑप्शन दे रखा है हिपेटोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होता है कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी जो होता है उसके अंदर अपन लोग हार्ट और उससे रिलेटेड जो डिजीज होती है, बीमारी होती है, उनका अध्ययन करते हैं। सेकंड जो एंडोक्राइनोलॉजी दे रखा है, इसका मतलब इसके अंदर किनका अध्ययन किया जाता है? तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उनका अध्ययन करते हैं अपन लोग। ठीक है ना, एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर। हिमेटोलॉजी के अंदर अपन लोग किनका अध्ययन करते हैं? हिमेटोलॉजी के अंदर अपन लोग ब्लड का अध्ययन करते हैं, ब्लड की स्टडी करते हैं। और हिपेटोलॉजी जो टर्म्स होता है, जो ब्रांच है साइंस की, उसके अंदर अपन लोग लीवर की स्टडी करते हैं। हिपेटिक या विच जो हिपेटो शब्द होता है वो लीवर के लिए ही आता है। तो आई होप कि यह क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन, और आपका राइट भी होगा, कार्डियोलॉजी अपन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन लोग बात करते हैं, इसके अंदर ध्यान से पढ़ना। निम्नलिखित में से वे वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने पहली बार रक्त परिसंचरण की व्याख्या की थी? पहले साइंटिस्ट कौन से जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था? ऑप्शन दे रखा है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, सेकंड ऑप्शन दे रखा है विलियम हार्वे, सी ऑप्शन दे रखा है मेंडल एंड डी ऑप्शन दे रखा है रॉबर्ट हुक। तो पहले साइंटिस्ट कौन से, याद रखना, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी किनको बोलते हैं? जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी करते हैं। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, समझना। लीवर को शुद्ध रक्त आपूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका है। लीवर को प्योर ब्लड कौन सप्लाई करती है? तो लीवर को ध्यान से समझना, ऑप्शन दे रखा है वृक्क धमनी, यकृत धमनी, फुफ्फुस धमनी, कैरोटीन धमनी। यहाँ पे कैरोटिड आएगा, ठीक है, कैरोटिड धमनी। तो इसका राइट आंसर होता है वो क्या हो जाएगा? यकृत धमनी, जिसको अपन लोग हिपेटिक आर्टरी बोलते हैं। हिपेटिक आर्टरी जो होती है वो लीवर को प्योर ब्लड सप्लाई करती है, याद रखना। हिपेटिक आर्टरी लीवर को प्योर ब्लड सप्लाई करती है, और वहां से इम्प्योर ब्लड कौन लेके आती है? हिपेटिक वेन लेकर आती है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, मानव की कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? टोटल ब्लड में से, यानी कि अगर मैं बात करूं टोटल ब्लड में से कितना परसेंट तो प्लाज्मा होता है और कितना परसेंट ब्लड सेल होती है? ठीक है, प्लाज्मा हम लोगों को इसने पूछा है, साथ ही साथ जो ब्लड सेल होती है वो भी अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्लाज्मा जो होती है वो टोटल ब्लड का 55% बनाती है। प्लाज्मा कितना होता है टोटल ब्लड का? 55%। और ब्लड सेल जो होती है वो कितना होता है? 45% होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 55, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, यूनिवर्सल डोनर, सार्वत्रिक दाता वे लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप होता है। तो कौन से ऐसे पर्सन है जो सभी को, यानी हर एक ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड दे सकते हैं? कौन से ब्लड ग्रुप वाले पर्सन है इसे? तो याद रखना, जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो सभी को रक्त दे सकता है, चाहे वो ए ब्लड ग्रुप वाला हो या बी वाला हो या फिर ए बी वाला हो, इन सभी को ब्लड वो दे सकता है। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किनकी भित्तियों पर
रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। तो रक्तदाब, ब्लड प्रेशर अपन लोग कहाँ पर मेजरमेंट करते हैं, कहाँ पर मापते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। तो ब्लड प्रेशर अपन लोग धमनी के अंदर मापते हैं, ठीक है ना। तो धमनी के अंदर अपन इसको मापते हैं। कौन सी धमनी होनी चाहिए? ब्रेकियल धमनी। याद रखना, धमनी का नाम कौन सा है? ब्रेकियल धमनी। तो ब्रेकियल धमनी के अंदर अपन ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट मोस्टली करते हैं। तो मेजरमेंट करने का मतलब क्या होता है? धमनी की दीवार के ऊपर जो प्रेशर लगता है, अपन को स्फेग्नोमैनोमीटर वही प्रेशर तो बताता है ना। तो स्फेग्नोमैनोमीटर से तो अपन लोग ब्लड प्रेशर को मापन करते हैं, ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं। तो याद रखना, धमनी की दीवार पर डाला गया धमनी के जो दीवार पर डाला गया दबाव होता है, उसी के द्वारा अपन लोग ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं। तो रक्तदाब किसको बोलते हैं? याद रखना, धमनी की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन भी है, समझना ध्यान से, ठीक है। ए बी समझना सॉरी, ए बी ब्लड ग्रुप वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रुधिर वाले व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है? यानी कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो इसको कौन कौन सा ब्लड ग्रुप वाले पर्सन ब्लड दे सकते हैं? तो ए बी जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, सार्वत्रिक ग्राही होता है। किसी भी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ये ब्लड ले सकता है, चाहे वो ब्लड ग्रुप ए हो या फिर ए बी हो या फिर ओ हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑल ऑफ दीज। डी वाला ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, मनुष्य के शरीर में लोह की कमी का क्या परिणाम होता है? ठीक है, लोह यानी आयरन की कमी का क्या परिणाम होता है? तो अगर किसी के बॉडी के अंदर लोह यानी आयरन की कमी हो जाती है तो अपन इसको क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं, अरक्तता बोलते हैं। ध्यान से समझना, लोहे की कमी होने का मतलब क्या होगा? कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन की कमी होना, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर ही आयरन पाया जाता है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है तो अपन लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि भैया आरबीसी की कमी हो रही है। क्यों? क्योंकि आरबीसी के ऊपर हीमोग्लोबिन होता है। तो ये कोई से भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है, इसका आंसर एक ही होता है, एनीमिया यानी अरक्तता। आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे भी किए होंगे जिनके अंदर दे रखा है भैया आरबीसी की कमी, उसके अंदर भी ऑप्शन यही दे रखा है एनीमिया। आपने ये भी किए होंगे हीमोग्लोबिन की कमी, उसके अंदर भी यही ऑप्शन दे रखा है एनीमिया यानी कि अरक्तता। और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है लोहे की कमी, यानी इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनीमिया यानी अरक्तता। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है, सिंपल सी बात है। जितने भी कंफ्यूजन है वो सभी आप लोगों को क्लियर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन लोग, सार्वत्रिक दाता वे लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप होता है। यूनिवर्सल डोनर कौन होते हैं? तो यूनिवर्सल डोनर होता है ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन लोग, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? ईसीजी अपन लोग किसकी गतिविधि को मेजरमेंट करने के लिए करवाते हैं? तो याद रखना, हार्ट की जो फंक्शन होते हैं उनको चेकआउट करने के लिए कि भैया सारे वाल्व फंक्शनेबल है कि नहीं है, सभी जो वाल्व अच्छे से है कि नहीं है, हार्ट प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसके लिए आप लोग ईसीजी करवाते हैं। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। दो चीजें होती है, एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मैंने बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से आपको ईसीजी के बारे में सब कुछ बताया है, जिसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया है, ध्यान से समझना, ये मैंने एक ड्रॉ करके भी आप लोगों को अच्छे से समझाया था, अगर आपको याद आ रहा है तो कुछ ऐसा, ठीक है ना। ये सभी मैंने, ये पी वेव होती है, ये क्यू, ये आर, ये एस और ये टी, इनका क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन भी की है। तो आप प्लीज़, अगर आप लोगों ने इस लेक्चर को अच्छे से नहीं देखा है तो आप उसको पहले अच्छे से देख लेना, ताकि आपका जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है, यानी कि कौन सा मेटल पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? याद रखना, लोह धातु होती है, लोह तत्व इसके अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझना। यदि माता पिता में से एक का ब्लड ग्रुप तो दे रखा है ए बी और दूसरे का ब्लड ग्रुप दे रखा है ओ, तो उनके बच्चों में संभावित रुधिर वर्ग होगा। तो समझते हैं ना, एक का ब्लड ग्रुप ए बी है और एक का ब्लड ग्रुप ओ है, तो इसके जो इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन बनती है ए वाले में क्या बनेंगे? आई ए और आई बी बनेगी, और ओ वाले के अंदर तो आप लोगों को पता है आई ओ और आई ओ बनेगा, ठीक है। तो अगर इनके अंदर फ्यूज होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या करेगा? आई ए से आई नोट, ठीक है, आई ए से ये आई नोट, जिसको अपन लोग आई ओ बोलते हैं, इससे ये बनेगा और इससे ये बनेगा। तो समझना, ये तो क्या हो गया? आई ए आई ओ, ठीक है। ये क्या बनेगा? आई ए आई ओ, ये बनेगा। ये वाला क्या बनेगा? आई बी
IO बनेगा और ये वाला क्या बनेगा, IBIO बनेगा। तो ये तो दो तो कैसे हो गए, बी ब्लड ग्रुप वाले, और ये दो कैसे हो गए, ए ब्लड ग्रुप वाले हो गए। तो सिंपल सी बात है, क्या आ जाएगा इसका, ए या फिर बी। ठीक है, या तो ए ब्लड ग्रुप होगा, यानी 50% बच्चों के अंदर तो क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा, और 50% बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। या तो ए वाले बच्चे पैदा होंगे या फिर बी ब्लड ग्रुप वाले बच्चे पैदा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, फिर से रिपीट, यानी कि आयरन धातु है, छोड़िए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं। समझना, यह अपन को वाल्व पूछे, नंबर ऑफ वाल्व पूछा है, ना कि वाल्व के प्रकार पूछा है। अगर क्वेश्चन यहीं पर घूम के आ जाए कि मानव हृदय में कितने प्रकार के वाल्व होते हैं, तब तो हो जाएगा 3 प्रकार के। क्यों, क्योंकि एक तो होता है त्रिवर्णी कपाट, ट्राइकस्पिड वॉल्व, एक होता है द्विवर्णी कपाट, डाइकस्पिड वॉल्व, जिसको अपन लोग बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, इसको अपन लोग मेट्रस वॉल्व भी बोलते हैं, और 2 होते हैं सेमिलुनर वॉल्व होते हैं। तो प्रकार पूछे तो 3 प्रकार के। अगर अपन को कंप्लीट यानी टोटल वॉल्व बताने हैं कितने प्रकार के पूछा है तो कितने हो जाएंगे, 4। टोटल पूछेगा तो 4, अगर प्रकार पूछेगा तो 3, क्योंकि 2 तो कौन से होते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट हो गए, एक द्विवर्णी कपाट हो गया और एक त्रिवर्णी कपाट हो गया। तो नंबर काउंट करेंगे तो टोटल वॉल्व कितने हैं, 4 है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो अपन को इसने टोटली पूछा तो 4 वाल्व अपने हेड के अंदर प्रेजेंट होता है। किन में शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिल जाता है हेड के अंदर, यानी ऐसे कौन से कशेरुकी जिनके हेड में शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों मिल जाता है, यानी जिनके अंदर मिक्स ब्लड होता है। अगर मैं मछली की बात करता हूँ, मत्स्य यानी कि फिशेस की बात करता हूँ, तो इनके अंदर हेड के अंदर 2 ही चैम्बर होते हैं और दोनों ही चैम्बर के अंदर अशुद्ध रक्त होता है, शुद्ध तो होता ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। पक्षियों में 4 कक्ष का हृदय होता है, आप लोगों को पता है, और चारों के अंदर जो ब्लड होता है वो सेपरेट होता है, अलग अलग होता है, तो इसके अंदर भी शुद्ध और अशुद्ध नहीं मिलता, हमारे अंदर भी शुद्ध और अशुद्ध नहीं मिलता। उभयचर यानी एम्फीबिया जो होते हैं उनके अंदर 3 कक्ष का हृदय होता है, तो एम्फीबिया का जो हार्ट होता है वो इस शेप का होता है, समझना, ठीक है। तो इनके अंदर ये तो हो गया एट्रियम, ये भी एट्रियम हो गया, और ये क्या हो गया, वेंट्रिकल हो गया। तो इधर से ब्लड आएगा, इधर मिक्स हो गया, इधर से ब्लड आएगा, इधर मिक्स हो गया। तो इनके अंदर अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, किनके अंदर, उभयचर और सरीसृप के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। इनके अंदर शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिल जाते हैं वेंट्रिकल यानी कि निलय के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन है, तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को कौन सा प्रोटीन कैरी करता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। एक हीमोग्लोबिन जो होता है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करेगा, तो आपको पता है WBC, क्योंकि WBC का काम ही यही होता है कि वो जो भी पैथोजन वगैरह होते हैं या कोई डिजीज कॉज करने वाले बाहर से कोई कीटाणु वगैरह हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं उनको पहचानता है और उनको किल करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हृदय का काम है, भैया हेड का क्या काम है, अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग काम करता है। कोई फालतू लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि भैया दिल का तो बहुत ही अच्छा काम है, ये तो फीलिंग देता है, इसके अंदर कोई रहता है, ठीक है, ये तो आवाज़ें निकालता है, अच्छा फील देता है। भैया इसका काम ये फालतू काम नहीं है, हृदय बेचारा सिर्फ एक ही काम करता है, वो क्या है, ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करने का काम होता है, फालतू काम नहीं है। इसके पास कोई फीलिंग वगैरह थोड़ी ना है कि ये महसूस करेगा किसी चीज़ को, ठीक है ना। तो इसका काम तो नॉर्मल सा बस इतना है कि ये ब्लड को लिया और पंप किया हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कौन सा सिद्धांत है जिसके ऊपर स्टेथोस्कोप कार्य करता है, तो याद रखना ध्वनि का परावर्तन, इस सिद्धांत के ऊपर ये स्टेथोस्कोप वर्क करता है, कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रक्त के स्कंदन में कौन सा विटामिन मदद करता है, कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है, तो याद रखना विटामिन के जो होता है वो रक्त के स्कंदन में मदद करता है। देखो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से कंपोनेंट वर्क करते हैं स्कंदन के लिए, तो याद रखना है, तो कैल्शियम आयन अपन लोगों को याद रखना है, विटामिन के अपन लोगों को याद रखना है, साथ ही साथ प्रोथ्रोम्बिन हो गया, प्लेटलेट्स वगैरह हो गया, ये सभी चीज़ें रक्त के स्कंदन के लिए यूज होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रक्त का थक्का जमने का क्या कारण होता है? तो ब्लड का जो क्लॉट होता है वो थ्रोम्बिन के कारण होता है, ठीक है। थ्रोम्बिन जो होता है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, याद रखना थ्रोम्बिन जो होता है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। देखो हमारे शरीर के अंदर जो रक्त होता है, ब्लड होता है, उसका थक्का क्यों नहीं जमता? कई दफ़ा हम पर लोग सोचते हैं कि यार हमारे ब्लड में भी तो थ्रोम्बिन होता है, सिंपल सी बात है, तब ये रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता? बिकॉज ऑफ, क्योंकि उस टाइम अपने ब्लड के अंदर हिपेरिन भरा होता है, हिपेरिन भी पाया जाता है। हिपेरिन क्या करता है? रक्त का थक्का जमने से रोकता है, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा होता है? प्राकृतिक कोलाइड कौन सा होता है ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया। वह ब्लड जो होता है वो एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड होता है, ये आपको डायरेक्टली याद भी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? ठीक है, तो प्रतिरक्षी कौन सी कोशिका पैदा करती है? देखो डब्ल्यूबीसी की मैंने 5 कोशिकाएं आप लोगों को बताई थी, कौन कौन सी? न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और पांचों कोशिका के कार्य भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखे हैं। तो इसके अंदर बस यही क्वेश्चन आया हुआ है कि डब्ल्यूबीसी की कौन सी कोशिका है जो प्रतिरक्षी पैदा करती है? तो याद रखना सीधा सीधा लिम्फोसाइट जो होता है वो प्रतिरक्षी पैदा करती है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन लोग, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस से रुधिर में प्रवेश करती है? यानी कि कौन सी ऐसी मैकेनिज्म होती है जिसके द्वारा अपन जो रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, उससे जो गैसेस होती है वो एल्वियाई में जाती है और एल्वियली से ब्लड में जाती है। तो याद रखना ये विसरण के द्वारा होता है। तो विसरण के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, फेफड़ों से हृदय की ओर रुधिर को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को कहा जाता है? समझना, ये अपने लंग्स है, ठीक है, ये क्या अपने फेफड़े हैं और ये अपना सपोज करना हार्ट है। तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त को कौन लेके जाती है? तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त को लेके जाने का काम कौन करता है? याद रखना पल्मोनरी वेन करती है। कौन करती है? पल्मोनरी वेन, हिंदी में इसको फुसफुस सीरा बोलते हैं। यही एकमात्र वेन होती है जो कि प्योर ब्लड सप्लाई करती है। बाकी जितनी भी वेन होती है वो इम्प्योर यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, सप्लाई करती है। क्लियर हुआ? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है, तो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी यानी कि डब्ल्यूबीसी की मैंने 5 कोशिकाएं बताई थी, तो वहां पर मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया भी था कि सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। तो आप लोगों को बस यही बताना है कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है। तो याद रखना सबसे बड़ी जो डब्ल्यूबीसी है वो कौन सी होती है? मोनोसाइट होती है। यहीं पर अगर आपसे पूछे कि छोटी, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, तो याद रखना वो हो जाएगा अपना लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो पुरानी आरबीसी होती है 120 दिन के बाद जो आरबीसी मर जाती है, या फिर जो ओल्ड आरबीसी होती है, पुरानी आरबीसी होती है, वो कहां पर जाकर नष्ट होती है? यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान क्या होता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको बोलते हैं? तो याद रखना स्प्लीन यानी प्लीहा को अपन लोग आरबीसी का कब्रिस्तान यानी कि आरबीसी जो होती है वो प्लीहा के अंदर जाके नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन है, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? अपने बॉडी के अंदर जब एचआईवी वायरस एंटर हो जाते हैं तो सबसे पहले कौन सी सेल को वो नष्ट करते हैं? वैसे तो मैंने आप लोगों को ये डिजीज वाले पोर्शन में पढ़ाया था, जिस कोशिका का नाम था वो था टी हेल्पर कोशिका। क्या था? टी हेल्पर सेल। ये जो टी हेल्पर सेल होती है वो कौन सी कोशिका का प्रकार होता है? याद रखना लिम्फोसाइट कोशिका का प्रकार होता है। तो अगर आपको सीधा सीधा याद रखना हो तो लिम्फोसाइट कोशिका को ये सबसे पहले टारगेट करती है। लिम्फोसाइट में भी कौन सी कोशिका हो गई? तो याद रखना टी हेल्पर कोशिका जो होती है उनको ये नष्ट कर देती है। इससे होता क्या है, अगर अपनी बॉडी के अंदर फिर नॉर्मल डिजीज भी होती है, खांसी जुकाम जैसी बीमारी भी होती है, तो वो कभी भी ठीक नहीं हो पाती है। कोई भी एड्स का जो पेशेंट होता है वो एड्स के वायरस से कभी नहीं मरता, अदर जो डिजीज होती है उनके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। एक बार खांसी जुकाम हो जाती है तो वो कभी निकलती नहीं है, और खांसी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो धीरे धीरे टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस में कन्वर्ट हो जाती है, वो लाइफ टाइम तक खराब मतलब कि ठीक नहीं होती है। तो ऐसे में क्या होता है, उस पर्सन को जितने भी जो नॉर्मल डिजीज होती है वो उसको किल कर देती है, अंत में उसकी मृत्यु उन डिजीज के कारण हो जाती है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हम लोगों ने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से के रिलेटेड अपन लोगों ने कवर किए हैं। आई होप कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बन गए होंगे। अगर आप लोगों ने अच्छे से क्लासेस अटेंड की है, अच्छे से नोट्स नोट किए हैं और अच्छे से उनका रिवीजन किया, तो आपके ये सारे क्वेश्चन आसानी से करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हो, सभी क्वेश्चन जो है वो एसएससी लेवल के मैंने पुट किए, और एसएससी के अंदर क्या लेवल आता है वो आपके सामने, और अपन किस लेवल तक, कौन से लेवल तक अपन लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो अपने सामने है। तो ठीक है,
आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों के सारे क्वेश्चन हो गए होंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाकी थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।